Welcome to the Abbas Academy of Science Nagpur. In previous video, we have discussed about an important topic for 2.5 mark, that is Heisenberg uncertainty principle related to the atomic structure and which belongs to the BSc first semester Nagpur University. Now we have to move towards another important topic which may ask for 5 mark in university exam, and that is Schrödinger wave equation. सो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या है? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में प्रेजेंट रहने वाली कौन सी टर्म्स हैं, मतलब टर्म्स इन्वॉल्व इन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन. सो इस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिब्रोग्लीज के बारे में बात की है कि डिब्रोग्लीज नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि जब कभी कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मोशन में रहेगा लाइक इलेक्ट्रॉन, देन इट हैव पार्टिकल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स as well as it can have wave like characteristics. हेसनबर्ग कहते हैं, डिब्रोग्लीज ने फिर फॉर्मूला दिया कि लैम्बडा इक्वल्स टू h/m/v, ये फॉर्मूला दिया जिससे मास और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन पुट फॉरवर्ड किया गया, वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका बताया गया. लेकिन हेसनबर्ग कहते हैं कि डिब्रोग्लीज का फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन पता हो और एग्जैक्ट वेलोसिटी पता हो. लेकिन हेसनबर्ग कहते हैं कि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंटिटी लाइक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली विथ एक्यूरेसी. तो बोर्स का मॉडल भी फेल हो गया, क्योंकि बोर्स ने फॉर्मूले बताया था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस मुझे पता है न्यूक्लियस से. सो बोर्स मॉडल और डिब्रोग्लीज मॉडल वाज अप्लीकेबल इन द कैलकुलेशन ऑफ मास, वेवलेंथ और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ वी नो द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन हेसनबर्ग कहते हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब बोर्स का मॉडल और डिब्रोग्लीज के मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस है. और हेसनबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली विथ एक्यूरेसी के साथ में कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है. तो डिब्रोग्लीज ने कहे थे कि अगर कोई स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंटिटी लाइक इलेक्ट्रॉन ये जब मूवमेंट में रहेगी, मोशन में रहेगी, तब वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और वेव की तरह भी प्रॉपर्टी शो करेगा. और वही चीज़ को माइंड में रखकर अरविंद स्क्रोडिंजर नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में रहता है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक वेव, यदि इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में मूव करता है, सो डेफिनेटली दैट wave should have particular equation which represents the motion of that electron or motion of that wave. So according to the Erwin Schrödinger, if electron behaves like wave, then definitely it should have certain wave equation, and these wave equation he derived on the basis of assumptions of quantum mechanics. अब क्वांटम मैकेनिक्स के assumptions क्या क्या है ये अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं समझता मैं. बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों को ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन है, क्वांटम मैकेनिक्स के assumptions है और क्या होता है एग्जैक्ट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का मतलब, ये सब चीज़ें डिटेल में हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा आप लोगों को. फिलहाल आप लोगों को बस ओवरव्यू दिया गया है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन समझे इतने कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द अरविंद स्क्रोडिंजर, इफ इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक वेव, देन डेफिनेटली दैट वेव शुड प्रोपोगेट इन 3 डायमेंशन. वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, वो अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव कर रहा है, अलॉन्ग जेड एक्सिस मूव कर रहा है, मतलब 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इफ इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक वेव, देन डेफिनेटली दैट इलेक्ट्रॉन शुड हैव वेव इक्वेशन. And Erwin Schrödinger derived a equation on the basis of assumptions of quantum mechanics which represents the 3-dimensional motion of electron, and that equation is called as Schrödinger wave equation. तो यदि कोई आपसे पूछे कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का मतलब क्या है भाई, तो हम लोग कहेंगे कि
कि स्क्रॉडिंजर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन यदि वेव के फॉर्म में रहता है तो इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेगा, अलोंग वाई एक्सिस मूव करेगा और वेव अलोंग जेड एक्सिस मूव करेगी। सो उस इलेक्ट्रॉन का 3 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक इक्वेशन अरविंद स्क्रॉडिंजर ने डिराइव किया ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स and that equation is called as Schrödinger wave equation। So Schrödinger wave equation के डेरिवेशन की तरफ नहीं चलना हो। बीएससी 5th सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से अरविंद स्क्रॉडिंजर के वेव इक्वेशन को डिराइव किया जा सकता है एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग, मतलब उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम हम लोग बीएससी 5th सेमेस्टर में करते हैं। अभी फिलहाल जरूरत नहीं, अभी हमको देखना है कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन कैसा रहता है, कैसे आया ये नहीं देखना अभी मुझे, कैसे रहता है और उसमें प्रेजेंट रहने वाले टर्म्स का सिग्निफिकेंस क्या है। साई नाम की एक टर्म आएगी जिसको वेव फंक्शन कहोगे और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन साई स्क्वायर, तो उनका मतलब हम लोग समझने वाले हैं इस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन में। सो स्क्रॉडिंजर डिराइव्ड अ इक्वेशन which represents the 3-dimensional motion of electron by using the quantum mechanics and that equation is called as Schrödinger wave equation। So now सर ये Schrödinger wave equation की अगर बात करता हूँ तो देखिए जरा, एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लियस है, कोई एटम है, ये रहा सपोज टू बी एटम का एक न्यूक्लियस, और मैंने पहले ही कहा कि एटम स्फेरिकल शेप का है। जैसे कि मान के चलो फुटबॉल इमेजिन करो, फुटबॉल के अंदर एक छोटा सा सेंटर इमेजिन करो जो फुटबॉल के अंदर हवा में है, वो न्यूक्लियस है और खाली जगह है सर, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा सपोज टू बी एक्स एक्सिस, ये रहा सपोज टू बी वाई एक्सिस और ये रहा सपोज टू बी जेड एक्सिस। सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब स्पेस की बात कर रहा हूं मैं, स्पेस 3 डायमेंशनल, ये व्हाइट बोर्ड ये 2 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लेकिन यदि मैं स्पेस की बात करता हूं तो स्पेस को आप 3 डायमेंशनल कंसिडर करते हो। सो कंसिडर अ रीजन, एक रीजन कंसिडर करता हूं, न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर मैं एक रीजन कंसिडर करता हूं, एक वॉल्यूम कंसिडर करता हूं जहां पर इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैंने क्यूब कंसिडर किया, एक क्यूब कंसिडर किया, ये रहा, और इलेक्ट्रॉन रहने के चांसेस यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, कहीं पर भी है। सो इलेक्ट्रॉन के पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। सपोज मैं फुटबॉल के अंदर बैठा हुआ हूं, फुटबॉल के अंदर मैं सेंटर पर बैठा हुआ हूँ, मैं न्यूक्लियस हूँ और ये रही उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रहने वाली 3 डायमेंशनल स्पेस। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन मोशन में रहेगा, और इलेक्ट्रॉन यदि वेव है, सो इलेक्ट्रॉन यदि वेव है तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रोपोगेट करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रोपोगेट करेगा, मतलब अलॉन्ग 3 एक्सिस। तो ये 3 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो इक्वेशन है वो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है। एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन आर एज फॉलो। पहला इक्वेशन, ये एक डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, डेल स्क्वायर साई, क्योंकि साई की वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। फिर से एक बार, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0। सर ये एक फॉर्म रहा, वो कहाँ से आया भी है, ये इसका अभी फिलहाल हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो देखेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर में, उसका पोस्टमार्टम करेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर में, यहाँ नहीं। सो ये रहा स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म। यदि मैं डेल्स, यहाँ पहली टर्म
सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में साई की वैल्यू आप लोगों को कॉमन दिख रही है, तो साई को आप बाहर निकाल दो सर। और अब स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, डेल स्क्वेयर अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर अपॉन डेल जेड स्क्वेयर। डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन के समय यूज करते हैं, प्लस ये टर्म जैसे के वैसे ही 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। तीसरा फॉर्म, अगर मैं ये लेता हूँ डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, तो इसको मैं इसके एडिशन को कहता हूँ लैप्लेशियन ऑपरेटर। ये ऐसा उल्टा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम लोग, लैप्लेशियन ऑपरेटर कहा जाता है। वो ऑपरेटर है एक मैथमेटिक्स में यूज किए जाने वाला। डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये तीनों का एडिशन मतलब ये, जिसको लैप्लेशियन ऑपरेटर कहा जाता है। तो अभी तो ये सर स्क्वेयर वाली टर्म है, तो स्क्वेयर वाली यदि टर्म है तो यहाँ पर भी स्क्वेयर रहेगा। सो लैप्लेशियन ऑपरेटर स्क्वेयर, ये पूरे स्क्वेयर ब्रैकेट के जगह पर साई प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। सर दीज आर द डिफरेंट फॉर्म। एग्जाम में क्या रहेगा, राइट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। सो पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा ना, जैसे मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द अरविंद स्क्रॉडिंजर, इफ इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक वेव देन डेफिनेटली इट शुड हैव सम 3-dimensional motion. And Arvind Schrödinger derived a equation which represents the motion of electron in 3 dimension by using the assumptions of quantum mechanics, and that equation is called as Schrödinger wave equation. Different forms of Schrödinger wave equation are as follow. ये है सर different form। लेकिन अभी इसमें प्रेजेंट रहने वाले टर्म्स का मुझे सिग्निफिकेंस देना पड़ेगा कि ये टर्म्स का मतलब क्या है। तो आपको क्वेश्चन में रहता है कि गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टर्म इन्वॉल्व्ड इन स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन में इन्वॉल्व रहने वाले टर्म्स का सिग्निफिकेंस देना है। नीचे जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूं वेयर कौन सी टर्म का क्या मतलब है। सर वेयर साई दिख रहा है सर मुझे, साई इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन। क्या होता है वेव फंक्शन, बताता हूं सामने आप लोगों को। सर वैसे ही पाई कांस्टेंट टर्म है, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज फिक्स 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। आफ्टर दैट एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की भी वैल्यू आप लोगों को पता है कितना, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। सो प्लैंक्स कांस्टेंट। सर ई की अगर बात करता हूं कैपिटल ई, सो कैपिटल ई इज हियर टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है द पार्ट इन विच वी आर इंटरेस्टेड। हमारा इंटरेस्ट फिलहाल एटम में है, एटम के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन में है, तो हमारा हीरो बन गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को हम सिस्टम कहेंगे। सो सिस्टम की टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, और साथ में V इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। सो सर ये E माइनस वी टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को कम करो, क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी बचेगा। अरे इलेक्ट्रॉन भैया मोशन में है, तो मोशन में तो डेफिनेटली उसके पास रहेगी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी। सो ई माइनस वी इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। सो सर काइनेटिक एनर्जी ये रहा, फिर से साई इज नथिंग बट द वेव फंक्शन। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, write the different forms of Schrödinger wave equation and give the significance of the terms involved in it। ये रहेगा 2.5 मार्क के लिए। यदि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है तो क्या रहेगा, 5 मार्क के लिए write the different forms of Schrödinger wave equation, give the significance of the terms involved in the Schrödinger wave equation and give the significance of psi and psi square। ये भी यदि रहता है तो
तो हम कहेंगे सर अब क्वेश्चन 5 मार्क के लिए है। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। सर ये साई क्या है, साई क्या है? सो साई को आपने वेव फंक्शन कहे, सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वेव फंक्शन? जैसे कि हमारे, अगर हम लोग सिंपल सा एग्जांपल यदि देता हूं, तो मैं यदि कोई बैंक में मेरा पैन नंबर यदि देता हूं, पैन कार्ड, पैन नंबर अगर देता हूं, तो उस पैन नंबर में मेरे पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ब्यौरा रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा। मतलब वो पैन नंबर मेरे पूरे अकाउंट डिटेल्स के इंफॉर्मेशन को सामने वाले को प्रेजेंट करेगा। मतलब पैन नंबर मेरे अकाउंट डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली एक जन्म कुंडली है, मान के चलो। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग वेव फंक्शन की टर्म को एक्सप्लेन करते हैं, वेव फंक्शन की टर्म को। सो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि वेव फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो वेव फंक्शन क्या है, थोड़ा सा इन शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वेव फंक्शन क्या है। जैसे मैंने कहा कि मेरे अकाउंट डिटेल्स के बारे में या मेरे पूरे फाइनेंशियल जो कुछ भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता हूं मैं बैंकिंग थ्रू, तो उसका पूरा का पूरा ब्यौरा उस पैन नंबर में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। सो पैन नंबर ये मेरे अकाउंट डिटेल्स की या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कुंडली है, जिसमें सब कुछ छुपा होता है, सब कुछ दिखेगा गवर्नमेंट को। सो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला सर ये साई वेव फंक्शन है, जिसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड फंक्शन। देखते जाओ मैं क्या क्या बात करता हूं। एम्पलीट्यूड फंक्शन कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन स्टेट ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। वेव फंक्शन यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स, यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब एक एक चीज का मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ये एम्पलीट्यूड फंक्शन क्या है। इट एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम, या फिर इट एक्सप्लेन द, और इट इज यूज्ड इन द क्वांटम मैकेनिक्स। सर ये वेव फंक्शन जो है, इस वेव फंक्शन में इंफॉर्मेशन छुपी होती है। सो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मान के चलो पूरी जन्म कुंडली इस साई में छुपी होती है। साई इज द वेव फंक्शन in which the information regarding electron is stored। और उस साई के ऊपर, उस वेव फंक्शन के ऊपर मैं अलग अलग ऑपरेटर यूज करता हूं। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? जैसे 2+3, अगर मैं कहूंगा आपको 2 3, इसका आंसर क्या है? आप कहोगे सर 2 3 क्या आंसर निकलेगा? तो बीच में कुछ तो भी ऑपरेटर देना पड़ेगा। प्लस हम कहेंगे यस, एडिशन का ऑपरेटर है, उत्तर आएगा 5। ऑपरेटर चेंज कर देता हूं मैं, 2 into 3 मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, आंसर आएगा 6। सब्सट्रैक्शन का ऑपरेटर यूज कर रहा हूं मैं, आंसर आएगा -1। सर आंकड़े तो वही है, ऑपरेटर चेंज कर रहे हो तो आपके आंसर भी चेंज होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम क्वांटम मैकेनिक्स में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, और उन मैथमेटिकल ऑपरेटर को जब इस वेव फंक्शन के ऊपर जब मैं अप्लाई करूंगा, तो मुझे इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में पता चल सकता है, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के बारे में पता चल सकता है, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग मुझे मिलती है जब मैं साई के ऊपर, इस वेव फंक्शन के ऊपर पर्टिकुलर ऑपरेटर अप्लाई करता हूं क्वांटम मैकेनिक्स में। सो इट गिव्स वेरियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस।
सर ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना रिसर्च क्यों चल रहा है? पूरी कायनात बनी है इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये जो मैंने शर्ट पहना हुआ है तो डेफिनेटली सर यदि ये नेचुरल है तो डेफिनेटली एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए। एटम्स कंबाइन हुए मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ। या फिर अगर आप लेबॉर्ट्री में तैयार कर रहे हो कोई फैब्रिक, नायलॉन हो गया, टेरिलिन हो गया, या फिर और भी कोई पॉलिएस्टर हो गए, तो सर वो केमिकल रिएक्शन से तैयार होंगे। केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन ये पूरे ब्रह्मांड के निर्मित का मुख्य घटक है, मेन घटक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है हमारा। और इलेक्ट्रॉन जैसी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को पढ़ने के लिए ही हम क्वांटम मैकेनिक्स की मदद लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको कि क्वांटम मैकेनिक्स ये एक ऐसा साइंस है जिसको साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, जिसके इक्वेशन इलेक्ट्रॉन जैसे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज की पढ़ाई करने के लिए यूज करते हैं। जो क्वांटम मैकेनिक्स डिब्रोग्लिस के हाइपोथेसिस और हेसनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। जो मैकेनिक्स कहता है कि एनर्जी ये पैकेट्स के फॉर्म में फ्लो होती है, बंडल के फॉर्म में फ्लो होती है, जिसको क्वांटा कहा जाता है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स है, साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सर हम लोग दो तरीके के मैकेनिक्स पढ़ते हैं, चलो मैं अभी बताऊंगा बाद में आपको। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि साई ये एक इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन रखने वाला एक फंक्शन है, जिस साई के ऊपर मैं अलग अलग ऑपरेटर यूज करता हूं क्वांटम मैकेनिक्स में, और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी और ऐसे ना जाने कितनी सारी इंफॉर्मेशन का हम पर्दाफाश कर सकते हैं इस वेव फंक्शन की मदद से। समझ में आ रहा है वेव फंक्शन क्या है? सर ये एम्पलीट्यूड फंक्शन कहा गया है। एम्पलीट्यूड क्या है? सर यदि कोई वेव है तो डेफिनेटली वो इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। ये पहाड़ी वाले पोर्शन को आप लोग कहते हो क्रिस्ट, ये ढलान वाले पोर्शन को आप लोग कहते हो ट्रफ। एक क्रिस्ट जहां से शुरू हुआ, दूसरा क्रिस्ट जहां से शुरू होने वाला है, तो दो कॉन्जिगेटिव क्रिस्ट के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है वेवलेंथ, लैम्बडा। नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं हमारा। लेकिन ये जो प्रोपोगेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में जा रही है वेव इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसे क्रिस्ट, तो ये तो वाई एक्सिस हुआ ना सर। तो वाई एक्सिस पर इस इलेक्ट्रॉन ने, इस वेव ने मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव किया है? सो द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द वेव फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। इसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है, और इस एम्पलीट्यूड के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है हमारा वेव फंक्शन। एम्पलीट्यूड के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, सो एम्पलीट्यूड फंक्शन कहा गया है। उसके बाद में सर इट एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम। टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम का मतलब क्या? तो ऐसा सिस्टम जिसकी वैल्यू टाइम के हिसाब से नहीं बदलती, टाइम के हिसाब से प्रॉपर्टीज नहीं बदलने वाला सिस्टम, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम। एटम में प्रेजेंट रहने वाला इलेक्ट्रॉन, इसको मैं फिलहाल टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम कह रहा हूं, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन की उस न्यूक्लियस से दूरी समय के हिसाब से चेंज नहीं होने वाली है, उसकी एनर्जी समय के हिसाब से चेंज नहीं होने वाली है, टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम है। तो ऐसे टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम में प्रेजेंट रहने वाले इलेक्ट्रॉन के स्थिति को दर्शाता है, उसके इंफॉर्मेशन को दर्शाता है, उसकी कुंडली है सर ये। इट एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम। उसके बाद में सर इट इज यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स मैंने बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स इज द साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमारे पास में दो तरीके के मैकेनिक्स होते हैं दोस्तों, एक को मैं कहता हूं क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरे को कहता हूं मैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स की यदि बात करता हूं तो न्यूटन्स की इक्वेशन पढ़े आपने, न्यूटन्स फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, न्यूटन सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, न्यूटन्स थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन।
formulae of different formulas that you have studied in 9th standard and 12th standard, that are nothing arises from the classical mechanics. न्यूटन्स के लॉज के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये बना हुआ है मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस और हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड क्वांटम थ्योरी को डिजाइन किया। प्लैंक्स थ्योरी भी कहा जाता है, प्लैंक्स थ्योरी फॉर इलेक्ट्रॉन। सर न्यूटन्स का मैकेनिक्स जो है वो न्यूटन्स के इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन न्यूटन्स का जो फिनोमेनॉन है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए अप्लाई होता है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब मेरे ऊपर, फॉर एग्जांपल कि सर यदि आप इस पोजीशन से दौड़ना शुरू किए और आपकी बॉडी की स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकेंड है तो 25 मिनट बाद आप कितना डिस्टेंस तय करोगे? न्यूटन्स के इक्वेशन से आप 100% एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो कि सर आप 25 मिनट बाद इस जगह पर रहोगे, 25 मिनट बाद आपकी वेलोसिटी ये रहेगी तो आप 25 मिनट बाद इतना डिस्टेंस कवर करोगे। मतलब यू कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ मी, मेरी एग्जैक्ट पोजीशन, मेरी एग्जैक्ट वेलोसिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना फोर्स लगाया और इतना मास है तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा? सर ये न्यूटन्स के मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, दैट इज द साइंस ऑफ सर्टेनिटी। करेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज द साइंस ऑफ सर्टेनिटी। लेकिन ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये इलेक्ट्रॉन जैसे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज के ऊपर अप्लाई होता है। मैं अगर रास्ते से जा रहा हूँ, लाइट बंद थी, अचानक लाइट आ गई है और लाइट रेज मेरे ऊपर गिरने से क्या मुझे धक्का मिलेगा? क्या मेरी पोजीशन चेंज होगी? क्या मेरी वेलोसिटी चेंज होगी? क्या आप कहोगे नहीं सर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सर उस लाइट की इतनी औकात नहीं है कि आप जैसे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी को चेंज कर सके। साइंस ऑफ सर्टेनिटी कह रहे हैं आप लोग, न्यूटन्स के लॉज यूज कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसी चीज जो है, हेसनबर्ग ने कहा इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी है कि लाइट का एक फोटोन यदि उसके ऊपर गिर जाता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन, अपनी वेलोसिटी को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। अरे सर उसकी तो पोजीशन और वेलोसिटी ही तय नहीं है, तो आप कैसे क्या उसकी एनर्जी, मोमेंटम, बाकी के चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे सकते हो? सो माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज के ऊपर अप्लाई होता है जिनकी पोजीशन और वेलोसिटी ये एक्यूरेटली नोन नहीं रहती। सिर्फ अंदाज बांधा जा सकता है कि यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी रह सकती है। रह सकती है, रहेगी ही नहीं, यहाँ रहेगा ही। सर 25 मिनट बाद आपका डिस्टेंस यहाँ से उतना ही रहेगा जितना हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किए। साइंस ऑफ सर्टेनिटी, बट इट इज़ अ साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर सिर्फ चांसेस बताया जाता है, हमेशा ध्यान रखिए। सो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखो कि क्वांटम मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल फॉर द स्टडी ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक सिस्टम लाइक इलेक्ट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस। सो इनके ऊपर अप्लाई होता है सर क्वांटम मैकेनिक्स, विच इज़ नथिंग बट द साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। चांसेस कहते हैं हम लोग। करेक्ट आंसर नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स के पास, लेकिन वो चांसेस बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी रह सकती है। सर्टेनिटी के साथ क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सर हेसनबर्ग तो कह रहे हैं कि पोजीशन और वेलोसिटी ही पता नहीं कर सकते आप लोग। तो दिस इज द क्वांटम मैकेनिक्स, और ये क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं। सर ये क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं ट्रैजेक्टरी। क्लासिकल मैकेनिक्स में ट्रैजेक्टरी इज यूज्ड। In classical mechanics, trajectory is used, but in quantum mechanics, wave function is used. Wave function is used. Trajectory मतलब क्या? तो पार्टिकल जब कभी मोशन में है तो उस पार्टिकल की पाथ को ट्रैजेक्टरी कहा जाता है।
सो उस ट्रैजेक्टरी की मदद से आप उस पार्टिकल के एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो जैसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स में ट्रैजेक्टरी यूज करते हो, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करते वेव फंक्शन। उस वेव फंक्शन के ऊपर आप लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करोगे, अलग अलग ऑपरेटर अप्लाई करोगे और इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता चलेगी। ये वेव फंक्शन के बारे में मैंने बात कहा। अभी वेव फंक्शन की अगर बात करता हूं तो वेव फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरंट इलेक्ट्रॉन इन डिफरंट सिस्टीम। समजा एक इलेक्ट्रॉन आहे, हा न्यूक्लियस आहे आणि हा पहिला शेल आहे, हा दुसरा शेल आहे। इलेक्ट्रॉन हाच आहे, एकच इलेक्ट्रॉन। समजा या ॲटम मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे, हा झाला एक इलेक्ट्रॉन। मग हा इलेक्ट्रॉन इथे आहे, तर मग या इलेक्ट्रॉनची इन्फॉर्मेशन देणारा काहीतरी त्याचा वेव फंक्शन असेल। समजा सर त्याच इलेक्ट्रॉनला तुम्ही इथे न ठेवता इथे जर आणत असाल, म्हणजे इलेक्ट्रॉनची जागा बदलली, इलेक्ट्रॉनची जागा बदलली, मग आता इलेक्ट्रॉनचा वेव फंक्शन पण बदलेल का? मी म्हणेल हो, कारण की पोझिशननुसार वेव फंक्शनची व्हॅल्यू चेंज होईल। इलेक्ट्रॉन जरी एकच असेल, इलेक्ट्रॉन एक ही है, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन रहने के बावजूद भी सर वेव फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट है, समय के हिसाब से नहीं, समय के हिसाब से नहीं बदल रहा है। इलेक्ट्रॉन को यदि यहाँ मूव करते हो आप, तो उसके वेव फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एक ही है, मतलब वेव फंक्शन वैल्यू इज डिफरेंट for the same electron in different system. Wave function value for the different electron in the same system are also different. तो ये जो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया हाइड्रोजन एटम के लिए, तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में उस इलेक्ट्रॉन के बारे में मुझे एनर्जीज की वैल्यूज मिल रही थी। E1, E2, E3 ऐसे एनर्जीज की वैल्यूज मिल रही थी इलेक्ट्रॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 है तो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन रहता होगा psi1। इलेक्ट्रॉन एकच आहे, वेव फंक्शन बदललं, एनर्जीची व्हॅल्यू बदलेल। E2 जेव्हा असेल तेव्हा त्याचं वेव फंक्शन असेल psi2, E3 जेव्हा असेल त्याची वेव फंक्शन असेल psi3। तो ये वेव फंक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि ये जो वेव फंक्शन की वैल्यू जो है, वेव फंक्शन का खुद का ऐसा बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस नहीं कहते, लेकिन वेव फंक्शन का स्क्वायर अगर लोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा, और वो है इलेक्ट्रॉन के रहने की पोजीशन के बारे में। सो वेव फंक्शन की अगर बात करता हूँ तो वेव फंक्शन is used, wave function has no physical significance alone, it may be। वेव फंक्शन की अगर बात करते हो तो वेव फंक्शन का अकेले का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। क्यों? क्योंकि वेव फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव रह सकती है, वेव फंक्शन की वैल्यू निगेटिव रह सकती है, वेव फंक्शन की वैल्यू इमेजिनरी भी रह सकती है। ध्यान रखना, वेव फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव रह सकती है, निगेटिव रह सकती है, इमेजिनरी भी रह सकती है वेव फंक्शन की वैल्यू। क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप लोग यूज करते हो, दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कि साई इज द वेव फंक्शन विच एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम, विच एक्सप्लेन द टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये जो साई की वैल्यू है, इट डू नॉट हैव मच मोर इम्पॉर्टेंस अलोन, बिकॉज इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव, बट और इट मे बी इमेजिनरी। बट रिमेंबर दैट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, लेकिन यदि ये साई का स्क्वायर लेते हो तो साई स्क्वायर बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में देता है, जिसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है?
तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड में, जैसे फुटबॉल के अंदर बैठे हैं, फुटबॉल मान के चलो बहुत बड़ा फुटबॉल है और फुटबॉल को हम लोग अभी मान के चल रहे हैं एटम। फुटबॉल के सेंटर में मैं जाकर बैठ गया तो मैं हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है सर? न्यूक्लियस से इतने दूरी पर है क्या, इतने दूरी पर है क्या, इतने दूरी पर है क्या सर, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, कहाँ है सर इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन रहने के चांसेस बताता है मुझे साई स्क्वायर। और एक बार इलेक्ट्रॉन रहने के चांसेस आप लोगों को पता चल गए तो अब आप बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और ऐसे ना जाने कितनी सारी इंफॉर्मेशन आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा सकते हो। तो मैंने अभी सबसे पहले आपको साई के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि वेव फंक्शन क्या है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, एक रफ आइडिया आपको समझे यहाँ तक। बीएससी 5th सेमेस्टर में उसका पूरा पोस्टमार्टम ही है। अब उसके बाद में अभी हम लोग बात करेंगे कि जब मैंने स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो मुझे एक वैल्यू मिली एनर्जी की E1, तब वेव फंक्शन की वैल्यू थी psi1। अब E2 वैल्यू मिली दूसरी बार, psi2 की वैल्यू थी। जब E3 की वैल्यू मिली तब वेव फंक्शन की वैल्यू होगी psi3। लेकिन सभी psi1, psi2, psi3 सभी वेव फंक्शन को हम माइंड में रख के नहीं चलते, ध्यान रखना। सभी वेव फंक्शन की वैल्यूज़ को हम माइंड में रख के नहीं चलते हैं, तो कुछ ही वैल्यूज़ को हम माइंड में लेके चलते हैं। जैसे कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, मैथमेटिक्स में 10वीं में सॉल्व किए होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपने देखे होंगे कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी आती है और x की वैल्यू निगेटिव भी आती है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जहाँ पर आप लोगों को कोई सतीश नाम के पर्सन का, फॉर एग्जाम्पल आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आपने सॉल्व किए, लेकिन क्या सर x की वैल्यू निगेटिव भी आएगी पॉजिटिव भी आएगी, तो सर क्या x सतीश ने -20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऐसा कहोगे क्या? नहीं सर, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, सर टाइम कैन नॉट बी निगेटिव। तो आंसर तो निगेटिव भी आया पॉजिटिव भी आया, तो हम निगेटिव आंसर को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पॉजिटिव को हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है। ऐसे ही स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को जब हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया क्वांटम मैकेनिक्स में, सो वी गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एनर्जीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट वेव फंक्शन, बट वी कैन नॉट कंसिडर ऑल द वेव फंक्शन आर करेक्ट। So only those wave function we can accept which are called as acceptable wave function, जिसको acceptable wave function कहा जाता है। So कौन से wave function को आप accept करोगे, तो उसकी कुछ कंडीशन है कि वेव फंक्शन की वैल्यू सिंगल वैल्यूड रहनी चाहिए, वेव फंक्शन की वैल्यू एक कंटिन्यूअस रहनी चाहिए, वेव फंक्शन का जब आप स्क्वायर करोगे उसका इंटीग्रेशन करोगे, सो इंटीग्रेशन ओवर इंफिनिटी और इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर शुड बी यूनिटी, और इंफिनिटी पे जाओगे तो वही इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको टेंड्स टू 0 दिखेगी। तो ऐसे ही वेव फंक्शन की वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कहते हैं उसको। और बताऊंगा मैं सिंगल वैल्यूड क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, तो ये भी बताऊंगा। अब ये तो हो गया सर किसके बारे में, वेव फंक्शन के बारे में। और मैंने धीरे से आपको बताया कि वेव फंक्शन का खुद का अकेले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन यदि आप वेव फंक्शन के स्क्वायर को लेते हो तो ये वेव फंक्शन का स्क्वायर जिसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड विच रिप्रेजेंट्स विच गिव्स द आइडिया अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। Probability density which gives us idea about the probability of finding the electron in 3-dimensional space around the nucleus। न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मैं न्यूक्लियस हूँ, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो साई स्क्वेयर। सो साई ये पॉजिटिव रह सकता है, निगेटिव रह सकता है या फिर इमेजिनरी भी रह सकता है, लेकिन साई स्क्वेयर जिसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी
तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू ये पॉजिटिव ही रहेगी, रियल ही रहेगी, फाइनाइट ही रहेगी। यदि कोई एटम में इलेक्ट्रॉन है तो आप ऐसे कहोगे क्या कि इलेक्ट्रॉन इमेजिनरी है? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन है ना तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, रहने के चांसेस रहेंगे, रियल वैल्यू रहेगी, फाइनाइट रहेगी, कुछ तो भी फिक्स वैल्यू रहेगी कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इतने दूरी पर रह सकता है। पॉजिटिव वैल्यू, रियल वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू। सो psi square, that is nothing but the probability density. It can be positive, real or finite. Remember that. तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, फॉर एग्जांपल मैं एक आयरन रॉड लेता हूँ, लोहे का रॉड लिया। अब ये रॉड है 5 मीटर का, और 5 मीटर रॉड है, उसका वजन है 50 किलोग्राम फॉर एग्जांपल। तो पर केजी कितना हो गया? 50 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइड बाय 5, सो आंसर हो गया पर केजी 10 kg। सो 10 kg पर मीटर, ये हो गया, है ना? ये उसका मास डेंसिटी कहलाता है। अब आप अगर इसी सिमेट्री का रॉड अगर 10 मीटर लोगे तो उसका वजन डबल हो जाएगा ना, 100 kg हो जाएगा। 15 मीटर लोगे तो 150 kg हो जाएगा, 20 मीटर लोगे तो 200 kg होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मास डेंसिटी की वैल्यू उतनी ही रहेगी। 200 kg हो गया सर जब आपने 20 मीटर लिए, उत्तर तो वही आ रहा है सर 10 kg पर मीटर, मतलब मास डेंसिटी की वैल्यू बदल नहीं रही है। वैसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू होती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और ये रहा सपोज टू बी जेड एक्सिस। इलेक्ट्रॉन रहने के चांसेस, मैं एक क्यूबिक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ, और क्यूबिक बॉक्स कैसे रहेगा? 3 डायमेंशनल रहेगा, है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो 3 डायमेंशनल है, तो अभी मैं क्या कहूँगा कि साई स्क्वेयर dx अगर लोगे तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन रहने के चांसेस अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन रहने के चांसेस क्या है? वैसे ही साई स्क्वेयर dy मतलब y एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन रहने के चांसेस क्या है? सिर्फ y एक्सिस पर। साई स्क्वेयर dz आप कहोगे z एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन रहने के चांसेस क्या है? सिर्फ एक ही एक्सिस पर। सर लेकिन मुझे, ये तो वॉल्यूम है, ये तो वॉल्यूम है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी है। तो ऐसे केसेस में मैं कहूँगा साई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई डी जेड, या फिर कहूँगा साई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई डी जेड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मतलब वॉल्यूम, डी टॉ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इस यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है? साई स्क्वेयर इंटू डी टॉ। लेकिन हम लोग साई की वैल्यू को क्या मानते हैं? साई की वैल्यू पॉजिटिव भी रह सकती है, निगेटिव भी रह सकती है, इमेजिनरी भी रह सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू इमेजिनरी नहीं रह सकती। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो? साई स्क्वेयर को आप लिखते हो साई इंटू साई स्टार डी टॉ। दिस इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी, है ना। अब ये साई स्टार होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब सपोज टू बी 3 + 4i, ये एक वैल्यू हो गई। i मतलब इमेजिनरी वैल्यू, i इज नथिंग बट द √1। सर मैं दूसरी भी वैल्यू अगर ऐसे ही लूंगा 3 + 4i, तो ये भी वैल्यू यहां पर भी वही रहेगी। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे 3 + 4i इमेजिनरी और 3 + 4i, सो सर यहां पर भी आंसर आप लोगों को इमेजिनरी मिलने के चांसेस है। लेकिन सर साई स्क्वेयर का आंसर इमेजिनरी नहीं आ सकता है, तो इसीलिए आप लोग क्या कहते हो, एक लेते हो 3 + 4i और दूसरा लेते हो 3 - 4i। तो ये i इंटू आई मतलब होता है -1, माइनस प्लस हो जाता है, मतलब आपको मिलता है पॉजिटिव आंसर। सो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाता है। इमेजिनरी नंबर ये है,
रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है, -1 अंडर रूट ऑफ, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। या प्लस साइन है या माइनस लिखा तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन गया। सो टू अवॉइड कंफ्यूजन हमने साई स्क्वेयर न लिखते हुए साई इंटू साई स्टार लिखा, क्योंकि मुझे आंसर कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, रियल चाहिए। सो साई इंटू साई स्टार डीटा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी अराउंड न्यूक्लियस पर युनिट व्हॉल्यूम। एका युनिट व्हॉल्यूममध्ये इलेक्ट्रॉन राहण्याची प्रोबॅबिलिटी किती राहू शकेल, सो दॅट इज साई इंटू साई स्टार डीटा। सर इंटिग्रेशन करावं लागेल, का बरं सर इंटिग्रेशन, सो देयरफॉर मैं इधर लिखता हूं अभी, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट -∞ टू +∞, साई इंटू साई स्टार डीटा, सर याला म्हणता तुम्ही प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द होल यूनिवर्स, -∞ टू +∞, यहां से लेकर तो यहां तक जितना भी अंतर है, एक एंड से दूसरे एंड तक का जो अंतर कहोगे -∞ टू +∞, मतलब आप पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। आप लोग, आप उस पूरे न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर की पूरी जगह को घेर लिया आपने, उसको आप कह रहे हो -∞ टू +∞, एक छोर से दूसरे छोर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, -∞ टू +∞। इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में क्या है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये साई स्क्वायर का मतलब है, विच गिव्स अस आइडिया। और एक चीज ध्यान रखना, जहां पर इसका आंसर मैक्सिमम रहेगा, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जहां पर मैक्सिमम रहेगा, आप कहोगे सर देयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, एंड दैट 3-dimensional रीजन around the nucleus where probability of finding electron is maximum, that is called as orbital। उसको ऑर्बिटल कहा जाता है दोस्तों, ऑर्बिटल कहेंगे हम लोग। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इंटीग्रेशन विद इन लिमिट -∞ टू +∞, साई इंटू, मैंने साई स्टार क्यों लिया है ये बताया मैंने आपको, समझ में आ रहा है। अगर आप लोग इसका मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे, सॉल्व करके देख लो ना यार, इसको सॉल्व करके देखते हो तो 3 × 3 9 प्लस 3 × 4 12i प्लस, अब 4i से मल्टीप्लाई करो, 4i × 3 12i प्लस 4i × 4i मतलब 16i²। ठीक है, सॉल्व करोगे आप लोग 9 प्लस 12i प्लस 12i 24i प्लस 16i² मतलब सर i² मतलब हो जाएगा √(-1) का स्क्वायर, सो अंडर रूट और स्क्वायर रूट कैंसल, -1, सो देयरफॉर 9 प्लस 24i माइनस 16। सर फिर से हमारे आंसर में क्या आ रहा है, i नाम का इमेजिनरी नंबर आ रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इमेजिनरी। ऐसे थोड़ी ना होगा यार, मैं घर पर प्रेजेंट हूँ और आप लोग कह रहे हो कि सर आप घर पर हो ही नहीं सर, आप ये रूम में हो, वो रूम में हो, वो रूम में हो, प्रोबेबिलिटी तो है सर, पॉजिटिव रहेगी, इमेजिनरी नहीं रह सकता। यदि आप घर में ही हो तो डेफिनेटली घर के कोई ना कोई रूम में आप लोग बंद हो, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी इमेजिनरी नहीं रह सकती। वैसे इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी साई² इमेजिनरी नहीं रह सकती। यदि हम साई² लिखते तो ये एक नंबर कॉम्प्लेक्स, ये एक नंबर कॉम्प्लेक्स, दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करके देख रहे हो तो आ रहा है इमेजिनरी, इमेजिनरी नहीं हो सकता सर, इसीलिए एक को 3 + 4i, दूसरे को 3 - 4i कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, जिसका आंसर आप लोगों को क्या दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा, फाइनाइट दिखेगा, रियल दिखेगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये हो गया सर, ये जो वेयर, ये इसका आंसर जहां कुछ भी आपको डीटा मतलब dx dy dz वॉल्यूम की बात कर रहे हैं पूरे वॉल्यूम में, तो जहां पर इसका आंसर मैक्सिमम रहेगा हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम रहेगी, और न्यूक्लियस के अराउंड में रहने वाली वो 3-dimensional स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन रहने के चांसेस सबसे ज़्यादा है 99%। क्वांटम मैकेनिक्स आपको 100% करेक्ट उत्तर नहीं देता, 99% गिव्स प्रोबेबिलिटी, एंड दैट रीजन अराउंड द न्यूक्लियस 3-dimensional रीजन वेयर
the probability of finding electron is maximum, that is called as orbital कहते हैं हम लोग। ऑर्बिटल पढ़ेंगे सामने हम लोग, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल पढ़ेंगे हम लोग सामने। तो ये होता है साई और साई स्क्वेयर का मतलब कि वेव फंक्शन क्या है, साई स्क्वेयर क्या है, साई स्क्वेयर को ऐसे क्यों लिखा। अब सर इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है, अब हम लोग बात कर रहे हैं इसको कि ये साई की वैल्यू कैसे रहनी चाहिए, साई कब एक्सेप्टेबल रहेगा। सर साई की वैल्यू फाइनाइट रहनी चाहिए, काहीतरी एक विशिष्ट व्हॅल्यू असायला पाहिजे, इमॅजिनरी नको, काहीतरी फायनाईट व्हॅल्यू असायला पाहिजे। त्याच्यानंतर साय हा कंटिन्युअस असायला पाहिजे, म्हणजे जेव्हा तुम्ही इलेक्ट्रॉन मूव्ह करेल तर तो कंटिन्यू मूव्ह केलं पाहिजे, इथे कुठे ब्रेक नसायला पाहिजे। सो साय मस्ट बी कंटिन्युअस, साय मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, मतलब एक स्टेट के लिए साय की वैल्यू एक ही रहनी चाहिए। वही इलेक्ट्रॉन दूसरी स्टेट में जाएगा तो साई की वैल्यू बदलेगी, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए साई की वैल्यू अलग अलग हो सकती है क्योंकि वो अलग अलग सिस्टम में जा रहा है। लेकिन एक ही सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो साई की वैल्यू सिंगल रहनी चाहिए, फ्लक्चुएटिंग नहीं रहनी चाहिए सर। सो साई शुड बी सिंगल वैल्यूड एंड इंटीग्रेशन शुड बी यूनिटी। अब यूनिटी का मतलब क्या है, कोई एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद यदि उत्तर आपका एक आता है, एक उत्तर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि सर कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन यदि है तो डेफिनेटली उसके रहने के चांसेस रहेंगे ही। कहाँ है वो बात अलग है सर, लेकिन रहेंगे। मैं एक जगह पर एक समय में एक ही जगह पर रह सकता हूँ। फिलहाल अभी जैसे समय हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो कुछ भी समय हो रहा है, और इस समय पर मेरी रहने की प्रोबेबिलिटी पूरे ब्रह्मांड में एक ही जगह पर है। आप कहोगे क्या ऐसे, नहीं सर इतने समय में आप क्लास नहीं ले रहे थे, आपको तो कहीं बाहर घूमते दिखे हो, ऐसा नहीं कह सकते आप लोग। कोई भी इंसान, कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज एक समय पर एक ही जगह पर रह सकती है। सो इंटीग्रेशन ओवर द स्पेस शुड बी यूनिटी, ये यूनिटी रहना चाहिए। सो इंटीग्रेशन ओवर द स्पेस फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी शुड बी यूनिटी, और यही इंटीग्रेशन आप इनफाइनाइट लेवल पर जाते हो, इनफाइनाइट। तो इन्फिनिटी पर एट इन्फिनिटी दिस आंसर टेंड्स टू 0। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये एटम है, और आप इन्फिनिटी की जब बात करते हो तो आप यहां से एक्स एक्सिस पर भी जा रहे हैं इन्फिनाइट डिस्टेंस पर, इधर भी जा रहे हैं इन्फिनाइट डिस्टेंस पर। अब आप उस एटम के भी बाहर निकल रहे हो, तो इसका मतलब सर वहाँ इलेक्ट्रॉन रहने के चांसेस क्या होते जाएंगे, 0 0 0 बनते जाएंगे, कम होते जाएंगे। सो अगर आपको ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर यदि आप प्रोबेबिलिटी चेक करने जाओगे तो आपको उसका आंसर टेंड्स टू 0 दिखेगा, 0 के नज़दीक दिखेगा। सो ये रहा हमारे स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में, वेव फंक्शन के बारे में और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में, एंड द 3 डायमेंशनल रीजन around the nucleus inside the atom where the psi square value is maximum, probability density is maximum. So you will say that that region is called as orbital. So 3-dimensional region around the nucleus where the probability of finding electron is maximum, 99%, not 100. Remember that. That is called as orbital. So here I have to stop. In next video we will discuss the next concept of this lesson, atomic structure, and that is quantum numbers. Interesting lesson रहेगा, interesting topic रहेगा।